हेलो एवरीवन। तो हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को जो है हम नो बोन रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। नो बोन रेजोनेंस, तो इसका एक नाम और रहता है दैट इज सिग्मा सिग्मा पी रेजोनेंस। सिग्मा पी रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो रेजोनेंस होता है ना वो हम सिंगल बॉन्ड में हो रहा है। रेजोनेंस कैसे हो रहा है? वो सिंगल बॉन्ड में हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ रहे थे रेजोनेंस के बारे में, तब हम उसमें क्या देख रहे थे कि रेजोनेंस में हमेशा पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होती है, राइट। अब हम अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि रेजोनेंस हमेशा क्या शो करती है? पाई बॉन्ड इन्वॉल्व, पाई बॉन्ड शो करती है। पाई बॉन्ड ही हमेशा क्या होती है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है। बट हाइपर कंजुगेशन में जो रेजोनेंस होता है ना वो कहाँ होता है? वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है। दैट इज उसमें जो है वो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होती है हमारी। कौन सी? सिग्मा बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होती है। ओके, इसको जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो अब हम हाइपर कंजुगेशन जो है ना वो पढ़ेंगे कार्बोकटायन में, कार्बोकटायन में, फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन्स। ठीक है, तो हमें यहाँ तीन जगह जो है वो हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, सिग्मा पी रेजोनेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें जो रेजोनेंस है वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड होती है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होती है। जबकि अभी तक जो हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था? हमारे पास पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रही थी। बट हाइपर कंजुगेशन में जो रेजोनेंस होगी वो हो रही है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, और उसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलती है कार्बोकटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन्स में। तो हम इन तीन चीज में क्या करेंगे? हाइपर कंजुगेशन को पढ़ेंगे। तो अब हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोकटायन देखते हैं। कार्बोकटायन में हाइपर कंजुगेशन होती कैसे? कार्बोकटायन। ठीक है, तो कार्बोकटायंस होते क्या है? कार्बोकटायंस होते हैं जिसमें हमारे पास क्या रहता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन है, राइट। तो कार्बोकटायन बनती कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल था। अब कार्बन और क्लोरीन में हम सब जानते हैं क्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर क्लोरीन क्या करे, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए तो हमें क्या मिलेगा? CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव मिला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? कार्बोकटायन है। तो इस तरह से होती है हमारे पास कार्बोकटायन की फॉर्मेशन। ठीक है, अब हाइपर कंजुगेशन के लिए ना हमारे पास एक कंडीशन होती है कि हमारे पास क्या होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, अब CH3 पॉजिटिव जो है ना ये हमारे पास हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगी। क्यों? कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है? मान लो किस भी जो भी हमारे पास कार्बोकटायन है, जो हमारे पास कार्बोकटायन है उसके सराउंडिंग वाला जो कार्बन है ना उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकटायन के एडजेसेंट जो कार्बन लगा होता है उसे हम बोलते हैं क्या? कि ये है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब CH3 पॉजिटिव में देखो, अब इसके एडजेसेंट तो कोई कार्बन ही नहीं है। अब इसके एडजेसेंट कोई कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। कि हमें हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो CH3 पॉजिटिव जो है ये हमारे पास हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH2 पॉजिटिव। ऑलराइट, अब ये कार्बोकटायन है, इसके एडजेसेंट ये जो कार्बन है इसे बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन अटैच्ड है इसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल हमें क्या देगा? हाइपर कंजुगेशन देगा। अब हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है? पहले ऑर्बिटल अप्रोच देखते हैं हम इसकी, कि ऑर्बिटल अप्रोच देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। मैं इस वाले कार्बोकटायन की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 मींस हमारे पास ऐसे होते हैं ना, s के और एक ऑर्बिटल होता है और हमारे पास p के
p ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, मीन्स इसके पास जो है एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास जो है एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, राइट। तो अब होगा क्या, इस ये देखो, इस कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है ना, वो क्या करेगी, इसके साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेगी, इस कार्बन और हाइड्रोजन की ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, अब क्योंकि ये ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये वाले बॉन्ड क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, मीन्स ये चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहा है, इस तरफ आ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, तो ये कहाँ मूव कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव। तो हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन से जो है मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, हाइपर कंजुगेशन से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, जैसे कि हमने अभी इससे देखा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इसके ऊपर वैकेंट p ऑर्बिटल भी था, ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, कम हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, स्टेबल हुआ, मॉलिक्यूल कहाँ हुआ, स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया। तो हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, मॉलिक्यूल को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद एक चीज और देखो, ये कौन सी बॉन्ड है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास कौन सा पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा और पी, सिग्मा और पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिग्मा और पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड थी, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल था, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा और पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को जो है हम सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोलते हैं। मैंने अभी बताया ना कि हाइपर कंजुगेशन के हमारे पास 2 नाम होते हैं, एक होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस और एक होता है सिग्मा पी रेजोनेंस। तो सिग्मा पी रेजोनेंस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम रहता है सिग्मा पी रेजोनेंस। ऑलराइट, आया समझ में। और उसके बाद जितने ज्यादा मॉलिक्यूल के क्या होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे ना, मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल के 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं और किसी मॉलिक्यूल के 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अभी जो हम नॉर्मल भी देखेंगे, अभी तक मैंने क्या बताया, कार्बोकैटायन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं, ये कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल था, इस एडजेसेंट कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है हम उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होता है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कर देती है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ, की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज खत्म होता है, मॉलिक्यूल को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो हाइपर कंजुगेशन से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल रही है। उसके बाद मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे पास स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और ये पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सिग्मा पी रेजोनेंस। ऑलराइट, आया समझ में। अब इसको हम नॉर्मली देखते हैं, मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर ऐसे था, वो था ऑर्बिटल अप्रोच, ये था मेरे पास CH2 पॉजिटिव, ऐसे था। अब इसको अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो क्या हो रहा था, ये CH बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस कार्बन पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, यहाँ से एक बॉन्ड टूटी तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गई, राइट। तो CH यहाँ पे बन गई डबल बॉन्ड CH2 और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या इस कार्बन और इस H के बीच में कोई बॉन्ड है, नहीं है। अब ये H ऐसा नहीं है कि चला जाएगा, ये H जो है यहीं पर घूमता है, ये इसको हाइपर कंजुगेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है।
ये हाइड्रोजन जो है कहीं जाता नहीं है, यही यही इस मॉलिक्यूल के आसपास रहता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है, इसीलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम जो है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। ये इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। ओके, आए समझ में? तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया, ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन क्या दे, नेक्स्ट में ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपना यहाँ पे ट्रांसफर कर दे, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। राइट, तो ये बन गया हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला भी तो है, ये दे दे, ये दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर। तो अगर मैं पूछूं इस वाले कार्बोकैटायन के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या फिर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दैट विल बी 3। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके 3 ही कितने बने हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे मॉलिक्यूल के, उतने ही क्या बनेंगे? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो है हम नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मींस मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड गायब है, जबकि इसमें तो सारे बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर काउंट नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट 2 और 3, ये 3 ही होंगे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट। ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होगा मॉलिक्यूल का नो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ऑलराइट, आया समझ में इतना? अब अगर पूछे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? दैट विल बी, अब जैसे देखो इसमें इसमें जो ये वाला कार्बन था, ये कार्बन था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3 थी। ये इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 थी ना। तो हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि डिस्पर्जन ऑफ, लेट मी, डिस्पर्जन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन H bonded इलेक्ट्रॉन, bonded sp3 hybridized CH bonded sigma electron with adjacent carbon is called hyperconjugation, called hyperconjugation। देखो क्या हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन के ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हुआ है? डिस्पर्स हो गया का एडजेसेंट कार्बन के पास, उसी को ही हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। डिस्पर्जन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये जो एडजेसेंट कार्बन है वो कैसे होना चाहिए? हम यहाँ पे कार्बन नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे एडजेसेंट कार्बोकटाइन। एडजेसेंट कार्बोकटाइन हो सकती है, एडजेसेंट फ्री रेडिकल हो सकती है, या फिर कैसे हो सकती है? अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि ये तीन हमें वो देते हैं ना हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हमें सिर्फ कार्बोकटाइन, फ्री रेडिकल और अनसैचुरेटेड कार्बन या मींस अल्कीन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो कार्बन ना बोल के हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट कार्बोकटाइन। ये एडजेसेंट हमारे पास कार्बोकटाइन थी ना, तो हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? डिस्पर्जन ऑफ कार्बन, डिस्पर्जन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट कार्बोकटाइन फ्री रेडिकल या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इस केस में क्या हुआ है हमारे पास? एडजेसेंट क्या था? एडजेसेंट कार्बोकटायन। ठीक है, तो ये बनेगी हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताओ CH3 और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव, इसके कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? तो मैंने क्या बताया था, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? जितने इसके पास क्या होंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन कौन सा होता है? कार्बोकटायन के साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के एडजेसेंट कार्बन ये वाला, जिसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन।
अब अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड ये 3 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये कार्बोकैटायन है, इसके एडजेसेंट ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये 3 क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से। इस मॉलिक्यूल में टोटल जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने बनेंगे, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी हमारे पास 6 बनेंगे। ऑलराइट, इसके कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 बनेंगे। ड्रॉ करके देखें, जैसे ये है मेरे पास सी एच एच सी एच पॉजिटिव, यहाँ पे सी एच एच, यही था हमारे पास। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले इस वाले अल्फा हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, तो ये एच आया, सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच पॉजिटिव, सी एच एच, ये बन गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेकंड में इस वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एच डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड सी एच 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 एंड एच। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड, ये वाला हाइड्रोजन देगा तो कैसे बनेगा, एच सी एच, यहाँ पे आएगा हमारे पास एच पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच, सॉरी यहाँ से पॉजिटिव तो गायब हो जाएगा ना, पॉजिटिव तो यहाँ से चला जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी पूरी होगी, इसकी एच सी एच एच एच, ये बन गए 3। उसी तरह से ये वाले 3 भी क्या करेंगे, एक एक करके देंगे और 3 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, 6। तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मुझे बताओ CH3 C CH3 CH पॉजिटिव CH3 एंड H, इसमें कितने इसके कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, देखो एक कार्बन है, कार्बोकैटायन है ये वाली, इसका एडजेसेंट कार्बन मींस ये है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसका, तो ये इसमें जो है एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनको काउंट नहीं करोगे। ये जो है हमारे पास हो जाएगा बीटा कार्बन, ये अल्फा है तो ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन के साथ अटैच्ड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इनको गलती से भी इनको काउंट मत कर लेना। ठीक है, ये अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आया एक। अब यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन के साथ ये वाला कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन, इसके साथ अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन जो भी होंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे यहाँ से, एक आए यहाँ से। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल जो है 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके जो है 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ऑलराइट, आए समझ में। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मान लो CH3 H पॉजिटिव CH3 C एंड H। अब इसके कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये कार्बन है, इसके साथ है ये आया अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के साथ क्या कोई हाइड्रोजन है, दोनों ही क्या लगे हुए, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इधर मूव करें तो कार्बोकैटायन के साथ ये जो कार्बन लगा हुआ है ये वो अल्फा कार्बन, अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ हमारे पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका जो है सिर्फ एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर देखो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता, CH3 CH पॉजिटिव CH3 CH3 एंड CH3। अब देखो ये कार्बन है, इसके साथ ये वाला हो गया अल्फा कार्बन। अब इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसमें कितने 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखें तो ये होगा अल्फा कार्बन, इसके साथ भी कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ पे होंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में जो हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसका एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी।
मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट। अब इसी बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे मेरे पास एक कार्बोकेटाइन ये है, मेरे पास एक कार्बोकेटाइन ये है, उसके बाद मेरे पास जो सेकंड कार्बोकेटाइन है वो है ये वाली, एंड थर्ड कार्बोकेटाइन इज H3 H3 पॉजिटिव। अब मुझे आपको, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। अब आपको मुझे इन कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दो, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दो। अब देखो ये ये कार्बन है, कार्बन के एडजेसेंट, कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें हमारे पास तो तीन, ये तीन तीन, इसमें हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसकी जो हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब थ्री के देखो, थ्री में हमारे पास देखो थ्री और थ्री, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें देखो तीन, तो इसमें हमारे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया जितने भी मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल के क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मींस ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके 6 बन रहे हैं, तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। जिसमें 9, जिसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो हमारे पास रहेगा क्या, मोस्ट स्टेबल। जिसके 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो है हमारे पास लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ऑलराइट, तो ये तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ ली किसमें, कार्बोकेटाइन में। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल में। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, इन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। अब ये क्या होता है, हमारे पास जो बॉन्ड टू बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, अब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो ये बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉन्ड टूटे तो क्या हो, दोनों दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये जो स्पीसीज हमारे पास बनी इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, जिसमें बॉन्ड टूटती है तो जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। वहीं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होगी, मान लो ये मेरे पास ये कोई है, अब क्लोरीन क्या है, ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। अब हम सब जानते हैं क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो वो क्या करेगा, इन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोरीन लेके बाहर चला जाए, क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चला गया, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव। तो जब भी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम लेके बाहर निकल जाए तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। बट अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड टूटे तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, तो उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कहाँ कैसे फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है होमोलिटिक फॉर्म, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। हेट्रोलिटिक से तो क्या हो रहा है, कटायन और अनायन की फॉर्मेशन, राइट। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, ये भी हमारे पास कैसे स्पीसीज होती है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। जैसे कार्बोकेटाइन भी हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज थी ना, सिमिलरली फ्री रेडिकल भी हमारे पास कैसे स्पीसीज रहती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहती है। अब इन फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है, जैसे हमारे पास ये है CH, CH, यहाँ पे हमारे पास क्या था, वैकेंट p ऑर्बिटल था। कार्बोकेटाइन के केस में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था कि ये p ऑर्बिटल कैसे था, वैकेंट था। अब फ्री रेडिकल में भी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है, sp2 मींस इसके पास एक p ऑर्बिटल पड़ा है। अब कार्बोकेटाइन के केस में ये p ऑर्बिटल क्या था, कंप्लीटली वैकेंट था, कंप्लीटली वैकेंट था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। बट फ्री रेडिकल में क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, क्योंकि देखो फ्री रेडिकल ऐसे होते हैं ना, CH3 CH2 ऐसे, तो मीन्स इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस
ऑर्बिटल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी से प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली बॉन्ड है, इसकी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो इसके साथ इंटरेक्ट करके इस स्पीसीज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर करेगा। नॉर्मली देखते हैं मॉलिक्यूलर अप्रोच से ना देख के, जैसे हमारे पास है ये CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, क्या होगा, ये बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, H एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया, ये बॉन्ड थी ऐसे CH2। अब ये भी फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट। सेकंड बनेगा तो क्या होगा, सेकंड में इस वाली बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक बॉन्ड ऐसे थी CH2, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल था ही, इस बॉन्ड को होमोलिटिक फ्यूजन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने, अभी दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तीसरा कैसे बनेगा, सर ये वाला हाइड्रोजन दे दे, ये ऐसे एक बॉन्ड था ही CH2, ये फ्री रेडिकल, ये फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये तीसरा। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होने चाहिए। तो हमारे पास हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सिमिलरली अब अगर मैं पूछूं कि मुझे CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, CH3H CH2 फ्री रेडिकल है, और एक CH3C CH3 फ्री रेडिकल है, मुझे इन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, 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 नो, तो इसके नो ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें तीन और तीन छह हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें जीरो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल की, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो ये रहेगा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब क्योंकि इसके 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे, ये रहेगा हमारे पास मोस्ट स्टेबल, और ये रहेगा हमारे पास लीस्ट स्टेबल। ठीक है, अब फ्री रेडिकल में जैसे कार्बोकटाइन में क्या था, कार्बोकटाइन के एडजेसेंट कार्बन को हम बोल रहे थे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली फ्री रेडिकल में क्या होगा, फ्री रेडिकल का एडजेसेंट कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये थी हमारे पास कार्बोकटाइन इन सॉरी हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। ऑलराइट, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल के बाद अब हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे अल्कीन्स में। अब हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे एल्कीन्स के अंदर। तो हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। ठीक है, अब हम एल्कीन्स के अंदर हाइपर कंजुगेशन, तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा ना, जो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा उसके एडजेसेंट कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन हुआ ये, तो ये होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा देखते हैं। जैसे है मेरे पास ये, तो CH डबल बॉन्ड CH2 यही होगा, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये हो जाएंगे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, अब होगा क्या, अल्फा सॉरी हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा था, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, राइट। बट अभी जब हमने कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल पढ़ा, उसमें हमने देखा ये वाला कार्बन कैसे हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, राइट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी हो रही थी। बट अगर मैं इस अब अल्कीन के केस में अगर ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो इस वाले कार्बन की तो वैलेंसी ऑलरेडी क्या है, फुल है, इसको तो इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ आएगी ना, तो ये वाली बॉन्ड क्या होगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, H H यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड C H, ये आ जाएगा CH नेगेटिव, तो ये बनेगा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर।
सिमिलरली सेकंड, ये हो गया इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H पॉजिटिव H, ये वाला हाइड्रोजन अपनी बॉन्ड यहाँ देगा, अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये फिर आगे शिफ्ट हो जाएगी, हमारे पास ये बनेगा इसका सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है, थर्ड में ये देगा और तीसरा बन जाएगा, तो इसके टोटल कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, दैट विल बी 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, फिर है CH3 H डबल बॉन्ड CH3 एंड के बाद है CH3 CH3 H एंड, ठीक है। अभी हमारे पास A B एंड C, यहाँ पे जो है मुझे तीन अल्कीन दे रखी है, तीन अल्कीन दे रखी है, मुझे क्या करना है, इन तीनों अल्कीन को इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, इन तीनों अल्कीन को उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो अल्कीन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस अल्कीन के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो अल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। अब देखो, सबसे पहले इस वाले अल्कीन की बात करते हैं। तो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तीन 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 तीन, कितने हो गए, 12। और इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 9। इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 6। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ए जो है सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, फिर बी, फिर सी, क्योंकि ए में मिल रहे हैं हमारे पास 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, बी में 9 और सी में 6, ठीक है। तो इसमें हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ए बी एंड सी, ऑलराइट। तो जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो अल्कीन उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, जैसे है C डबल बॉन्ड C H H CH3 एंड CH3, ये है मेरे पास A। सेकंड है मेरे पास CH3 CH3 H एंड, ये है। अब थर्ड है CH3 CH3 H एंड H, ये है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास ये तीन अल्कीन दे रखी है, मैंने इन तीनों अल्कीन को इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, इन तीन अल्कीन को इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं किसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव, किसमें कितने, देखो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जिसके जितने ज्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मींस इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट। इसमें भी देखो, ये कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखने होते हैं तो 3, इसमें जो भी हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें देखो, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे 3 3, तो इसमें भी हमारे पास जो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या करें, ये तो ए बी और सी तीनों में हमारे पास क्या आ गया, 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ गए, तो मीन्स तीनों में क्या बनेंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब हम इनको कैसे देखेंगे, तीनों में क्या आ रहा है, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करें। तो देखो, ये हमारे पास कौन सा सिस और ये है हमारे पास ट्रांस, राइट। जब दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो उसे बोल देते हैं हम सिस, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं उसे हम बोल देते हैं ट्रांस। तो हम सब जानते हैं ट्रांस जो होता है ना, ट्रांस जो होता है वो सिस, ट्रांस अल्कीन जो होती है वो सिस अल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या होगी, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, क्यों, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप का है, सेम साइड पे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। बट इसमें देखो दोनों बल्कि ग्रुप का अपोजिट साइड पे, तो इतनी इनमें रिपल्शन नहीं होगी जिसकी वजह से क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो जो ट्रांस अल्कीन होती है वो सिस से ज्यादा स्टेबल होती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सी जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल है, कि सी जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल है। अब बात करते हैं ए की, ए को कहाँ प्लेस करोगे, ए को सी से ज्यादा रखोगे, सी से कम रखोगे, या सबसे पीछे रखोगे, कहाँ रखोगे। तो ए की स्टेबिलिटी कहाँ लाई करती है, तो देखते हैं हम, इसका पहले हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो सिस वाला है दैट इज बी है, जो बी है ये ऑर्डर है,
हमें इतना तो पता चल गया कि जो ट्रांस है ना, ट्रांस वाला जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो पहले ए और सी की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसे अरेंज करते हैं, ठीक है। हमें इससे ये पता चल जाएगा, जैसे हमने देखा कि ट्रांस जो है वो क्या है, इससे ज्यादा स्टेबल है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये यहाँ आएगा या फिर ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो हम इसको पहले सी से के साथ जो है इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो, हम ट्रांस के साथ जो है इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं। ऑलराइट, जैसे देखो, बाकी बाकी देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या आ जाए, सेम आ जाए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या आ जाए, सेम आ जाए, जैसे कि इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या आ गए, सेम आ गए। तो सबसे पहले जो जो ट्रांस है ना वो क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखो, जिस भी कार्बन पे जिस भी कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना, वो अल्कीन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल, एक ही कार्बन पे। जैसे देखो, इस कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल हो। ये याद करने का तरीका है कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, तो क्या करना कि जिस भी कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, वो अल्कीन स्टेबल होगी। जैसे इस कार्बन पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, जबकि इस वाले कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल मिलके 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है कि तो अब एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मीन्स ये वाली अल्कीन क्या होगी, इस वाले से ज्यादा स्टेबल होगी। ऑलराइट, तो जब भी क्या होए, एक कार्बन पे क्या आ जाए, एक ही सॉरी जब भी हमारे पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ जाए, तो क्या करो, जिस भी कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। ये तो हो गई याद करने का तरीका। अब इसको समझते कंसेप्चुअली कि ए जो है वो सी से ज्यादा स्टेबल क्यों है। ये जो ए है वो सी से ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो पहले जो मैं इनको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने ए ड्रॉ किया, ए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब मैं ट्रांस वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने ट्रांस स्ट्रक्चर ड्रॉ, ये सी है, ये ए वन, ठीक है। तो इसका मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है। तो इसका मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे होगा, ये सी एच 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 ऐसे थे, ये वाली बॉन्ड यहाँ आएगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो कैसे बनेगा, H2 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड H2 H3, ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H, जैसे ये C था ना, C H H, ये 3 H ऐसे शो होंगे, ये कार्बन है, 3 H ये यहाँ होगी और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2, यहाँ पे एक H पॉजिटिव रहता है ना, ये H पॉजिटिव जो बोन पे ये साइड में CH2 डबल बोन CH, यहाँ पे आया C नेगेटिव और यहाँ पे आ गया CH3, राइट। ये बन गया इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस में, इस ट्रांस वाले केस में ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, मीन्स प्लस आई इफेक्ट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो, ये वाला बेचारा ऑलरेडी से नेगेटिव है, इसके ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करके इसको क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। ये बेचारा पहले से ही क्या है, हमेशा देखो चार्ज स्पीसीज जो होती है वो क्या करना चाहती है, हमेशा अपने चार्ज को खत्म करके स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करके स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके स्टेबिलिटी के ऊपर जाना चाहेगी। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। बट यहाँ पे तो देखो नेगेटिव चार्ज है और साथ में हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। जबकि इस केस में देखो, हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड CH2, जो कि शो करता है माइनस आई इफेक्ट, मीन्स ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज इसमें से खत्म करके इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। दैट्स वाई ए जो है वो क्या है, सी से ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई क्या है, ए जो है वो सी से ज्यादा स्टेबल है। ओके, आए समझ में। तो अब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ए जो है
C से ज्यादा स्टेबल है, फिर B आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांस जो है वो क्या रहता है, सिस से ज्यादा स्टेबल रहता है, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा A, C एंड B। ऑलराइट, आया समझ में? तो अब अगर मैं पूछूं अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है, जैसे ये में कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 12, तो ये अल्कीन क्या रहेगी, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। उसके बाद इस अल्कीन का नंबर आता है, दैट विल बी CH3 CH3 H CH3। इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, नो, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद जो है हमारी ये वाली अल्कीन स्टेबल होती है। इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 6, इसमें 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली अल्कीन होती है। उसके बाद हमारी जो अल्कीन स्टेबल रहती है, दैट विल बी ये, जिसके पास क्या है, 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये कैसी अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी रहती है हमारे पास सिस अल्कीन की। इसके बाद भी 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, बट एक ऐसी अल्कीन है, सिस अल्कीन है। उसके बाद हमारे पास जो रहती है इस अल्कीन की स्टेबिलिटी, जिसके पास है 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और लास्ट में रहती है हमारे पास ये वाली अल्कीन, जिसके पास है 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके 0 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, 0, ठीक है। तो ये है हमारे पास अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये वाली अल्कीन रहती है सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसके पास है 12 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फिर 9, 6, इसके बाद भी 6, 6, 6 में हमारे पास जिस भी कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्कीन के ज्यादा स्टेबल, इसका रीजन मैंने आप लोगों को अभी बताया है। फिर ट्रांस जो है वो इससे ज्यादा स्टेबल रहती है, फिर ये 3 हाइड्रोजन और फिर 0 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आया समझ में अल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसे होती है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इन अल्काइल बेंजीन। क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन इन अल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो देखो कैसे रहता है इसमें, जैसे ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग बनाई, अल्काइल है, तो यहाँ पे जो है मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे खोल के लिखते हैं, H, ठीक है। अब देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, और ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड C H H, यहाँ पे रहेगा H पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये ऐसे आगे जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा C H H, यहाँ पे है H पॉजिटिव, यहाँ पे आएगी बॉन्ड, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और ये सिंगल बॉन्ड, राइट। फिर नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ आएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, ये यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव डबल बॉन्ड C H H, ये वाली बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, ऑलराइट। तो अब देखो ये थे इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने, 3 ही बनेंगे इसके, ये 3 स्ट्रक्चर बने हैं, ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये आगे जो है रेजोनेंस हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे एक बार ये वाला हाइड्रोजन किया तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये होगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे करके इसके जो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ क्या है, इसने बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। कौन कौन सी पोजीशन पे करता है, देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑर्थो पे आया है और पैरा पे आया है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही करता है, मेटा पे नहीं करता है, ठीक है, है समझ में। तो हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, राइट। तो जो अल्काइल ग्रुप होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग पे दो तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है,
एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने अभी बताया, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता है ना, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पे दो तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। एक हो गया हाइपर कंजुगेशन एंड सेकंड इज इंडक्टिव इफेक्ट। और हाइपर कंजुगेशन सिर्फ ऑर्थो और मेनली जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, उतने ही उसके ऊपर क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ओके, उसके बाद जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बेंजीन रिंग के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और मेनली जो है ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और दूसरा जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। ऑलराइट, तो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, जैसे कि मैंने बनाया बेंजीन। ठीक है, के बाद मैंने ये बनाया CH3, देन देयर इज ये ऐसे, के बाद है ये ऐसे, एंड देन ये ऐसे, के बाद है यहाँ पर OH, देन देयर इज अ NH, डबल बॉन्ड OR, एंड के बाद है मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड OR, और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे C। ठीक है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको बेंजीन रिंग के ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन रिंग के ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो ये तो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, जो क्या देगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर इंक्रीज करेगा। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो CH और CH दो के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। राइट, वहीं अगर इसकी बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पे सिर्फ इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसकी बात करें तो इसके पास क्या है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा होगा। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंडक्टिव इफेक्ट तो दे ही रहे, प्लस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर ही रहे। इसके साथ साथ ये एक इफेक्ट और लगा रहे, कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन का। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें जो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, तो OH बेंजीन रिंग पे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये प्लस M और माइनस आई दो इफेक्ट देता है, जिसमें से प्लस M इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है प्लस M इफेक्ट से। ओके, तो इसके बाद इसकी बात करते हैं। अब देखो NH में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दे रहा है, प्लस M इफेक्ट से क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर इंक्रीज कर रहा है। COR ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है, ये माइनस M दे रहा है। क्यों, मैंने बताया था क्या, जब भी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर 5 बॉन्ड के थ्रू क्या हो, 5 बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो, तो वो माइनस M इफेक्ट देते हैं। देखो कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ये इसके साथ 5 बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो ये देगा माइनस M इफेक्ट। ऑलराइट, और क्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई और प्लस एम दो इफेक्ट होता है, बट हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर डिक्रीज। ठीक है, अब मैंने बताया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर आता है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, और सबसे लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर होता है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, और फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी, देखो यहाँ तक तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट लग रहे थे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा प्लस एम, तो प्लस एम हमारा कहाँ लग रहा है, सिक्स्थ में लग रहा है और सेवंथ में लग रहा है, सिक्स्थ और सेवंथ में लग रहा है। अब सिक्स्थ और सेवंथ में, सिक्स्थ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू सेवंथ। क्यों, क्योंकि सेवंथ में हमारे पास क्या हो रही है, इंटरनल रेजोनेंस हो रही है।
क्योंकि देखो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है और बेंजीन रिंग या कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो ये नाइट्रोजन जो है अगर यहाँ पे 50% दे रहा है तो 50% यहाँ पे भी दे रहा है। नाइट्रोजन अपने पूरे 100% लोन पे बेंजीन रिंग को नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी जा रहा है रेजोनेंस में, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजोनेंस। तो ये पूरा 100% बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अपने आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बोनिल के साथ भी जा रहा है। जबकि OH के केस में देखो, OH जो है पूरे अपने 100% इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग को दे रहा है, जिसकी वजह से सिक्स के केस में बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेवंथ के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी सिक्स में, फिर रहेगी सेवंथ में। अब मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद आता है हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन कहाँ लग रहा है? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखो सेकंड के कितने हाइपर कंजुगेटेड, सेकंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। थर्ड में 2, फोर्थ में 1। अब मैंने बताया था जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद थर्ड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ। ओके, फिर आएगा हमारे पास फिफ्थ। क्यों? क्योंकि फिफ्थ में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा बेंजीन। फिर क्यों? क्योंकि एट्थ और नाइन्थ तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब माइनस एम और माइनस आई। माइनस एम क्या करता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या, इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रोंगर है, तो जितना स्ट्रोंगली वो देता है उतना ही स्ट्रोंगली वो लेता ही है, लेता भी है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ये माइनस एम इफेक्ट दे रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रोंगली बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। नाइन्थ में क्या रहेगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो 9 एंड 8, तो ये रहेगा इसमें बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। हमने पढ़ रहे थे हाइपर कंजुगेशन इन अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ का इंक्रीज करता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है। और उसके बाद इसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बेंजीन रिंग पे इंक्रीज करेगा। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से तो स्ट्रॉन्गर है, बट मीजोमेरिक इफेक्ट से क्या है, वीकर है। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी देखा जिसमें हमने बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर किया। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, दैट विल बी दैट विल बी हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बे अनायन। जनरली जो कार्बे अनायन है ना, वो हाइपर कंजुगेशन नहीं देते हैं, बट इसको थोड़ा सा देखते हैं कि देखो कार्बन आयन क्या होता है। कार्बन आयन वो होता है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। जैसे कार्बोकटायन क्या थे, जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे उसे कार्बोकटायन बोल रहे थे। कार्बन आयन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई ग्रुप है, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो गया तो हमें क्या मिल गया, CH3 CH2 नेगेटिव, ये हमें मिल गया कार्बे अनायन। ठीक है, तो देखो जैसे ये है कार्बे अनायन है, ये C है, ये H है, ये H है। यहाँ पे हमारे पास रहेगा एक p ऑर्बिटल जिसके पास रहेगा ऑलरेडी दो, ये दो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब मोस्टली हमने जो पहले केसेस पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या था, ये या तो वेकेंट था या फिर इसके ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी जिसे हमने फ्री रेडिकल का नाम दिया था, जो भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो क्या हो रहा था, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ रही थी। ठीक है, तो जिससे इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी हो रही थी। बट इस केस में तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी से नेगेटिव चार्ज है। ये यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं तो ये हमारे पास जो कार्बन आयन है ये हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देती है। कार्बन अनायन हमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देती है। बट अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास H था ना, अगर इस कार्बन के साथ हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ये मेरे पास है। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे है। मान लो ये कार्बन जो जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे थे, राइट, इन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे थे ना। अगर ऐसा हो जाए कि अल्फा कार्बन के साथ कोई कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो जो है हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दे देगा। कैसे? मान लो यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि Cl क्या है, हम जानते हैं कार्बन से क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl नेगेटिव अगर चला जाता है
ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो क्या रहेगा Cl नेगेटिव Cl H2 इसके ऊपर नेगेटिव था, अब ये बॉन्ड जो है, अब ये वाली बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे जो है एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से नेगेटिव चला गया क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ बन गई और ये Cl जो है ये यहीं रखा है। तो अब देखो यहाँ पे C और Cl के नेगेटिव के बीच में कोई बॉन्ड है नहीं है, तो ये क्या बन गया, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास जो अल्फा कार्बन है उसके पास कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच्ड है, तो उस केस में हमारे पास कार्बन एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये जो नॉर्मल होते हैं ना, ये वाली कार्बन आयन होती है जिसमें अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये जो नॉर्मली हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगी। रीजन मैंने अभी बताया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगी ही नहीं क्योंकि ये कार्बन जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या करेगा, ये बॉन्ड लेके निकल जाएगा। अब सी एच ऐसे बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन ये दोनों बॉन्ड को लेके नहीं निकल सकता। ठीक है, बट क्लोरीन निकल सकता है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके Cl नेगेटिव लेके इसको पॉजिटिव बना के तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे जो है हम नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल दे सकते हैं, इसे हम कभी कभार नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देती है, कब देगी, जब हमारे पास अल्फा कार्बन पे क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता है कार्बन से ज्यादा, और इसको जो हम कभी कभार नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम भी दे देते हैं। ऑलराइट, आया इतना समझ में, आगे देखते हैं। तो आगे जो कुछ स्ट्रक्चर्स है, अब हमें देखना है कि क्या इनमें से किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बन रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कहाँ का, कार्बोकटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। ये तो ना ही कार्बोकटायन है, ना ही फ्री रेडिकल है, ना ही एल्कीन है, तो इसमें जो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें देखते हैं, ये अल्कीन है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बट इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, यहाँ पे ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बट इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा। यहाँ देखते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, अब इसके साथ लगे हुए हैं हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। और कितने हाइपर कंजुगेशन, कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें जो है 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। फिफ्थ देखते हैं, तो फिफ्थ में डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन, तो 3 6 9 12, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 6 देखते हैं, ये है डबली बॉन्डेड कार्बन आ गया, इसके साथ CH3 है, CH3 है, तो 3 3 6, दो यहाँ पे भी है, 7 8 9 10, तो इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या बनेंगे, 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये डबल बॉन्डेड है, तो एडजेसेंट अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, डबली बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 है, कितने हो गए, 8 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो इसमें 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। बेंजीन, बेंजीन डबली बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, 1 2 3 4, बट ये क्या करेगा, ये तो इसके साथ भी अटैच्ड है, तो बेंजीन रिंग जो है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है। ठीक है, ये आगे कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, बट क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो ये हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट डबली बॉन्डेड कार्बन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है 4, तो ये शो करेगा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, शो करेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बनेंगे। 11th की बात करें तो यहाँ पे CH3 है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो इसके जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, 12th की बात करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, कार्बन
1 2 3 4 यहाँ पे CH3 नहीं है, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन शो करती है, बट इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? CH3 यहाँ पे CH3 तो फ्री रेडिकल का एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन, इसके बाद 3 3 6 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। 15th ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, तो ये तो CH3 है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो ये जो है 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। ठीक है, आए समझ में? तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं? हमें देखना होता है अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वही स्ट्रक्चर क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती। ठीक है, ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन दे रखी है, हमें अल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है, हमें अल्कीन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो इसमें तो क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है, तो रेजोनेंस से भी अल्कीन क्या होती है? स्टेबल होती है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा अल्कीन, तो रेजोनेंस से अल्कीन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये बात हमेशा याद रखना कि रेजोनेंस से अल्कीन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। इसमें देखो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है? रेजोनेंस, और ए में हो रहा है हमारे पास रेजोनेंस, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ए की, फिर सी की, फिर बी की। सी की ज्यादा क्यों? क्योंकि सी में हमारे पास 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन दे रखी है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें 1 2 3 इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। CH3 इसमें भी हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें CH3 3 इसमें हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो डी तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ए बी और सी में देखो, ये हमारे पास सिस है, ये हमारे पास ट्रांस है, तो बी जो है वो क्या रहेगा? ए से ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा सी, ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल होगा सी। इसका रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिए याद करने के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? जब भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ जाए तब देख लेना जिस भी कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे इस कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि ट्रांस वाले पे एक कार्बन पे सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी के 3 इस पे है, तो ए जो है सी जो है वो ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी इसका जो मेन रीजन है, प्योर एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, फिर सी, फिर बी एंड देन ए। तो ये रहेगा इन अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इन अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, तो देखो 4 तो यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट? तो यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें देखते हैं, तो डबली बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पे, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें जो हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 और 4, 4 और 4, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, तो कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए। उसके बाद ये भी तो देखो, ये डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन है, तो 3 और 3 6, 6 ये और 4 वो 10, तो इसके पास जो है 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, फिर ए और लास्ट में होगा बी। ठीक है, तो ये रहेगी इस अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, आई होप आपको जो है हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम? अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन, अल्कीन आएगा यहाँ पे, अल्केन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे हमें 4 अल्कीन दे रखी है, हमें बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो कैसे देखेंगे, जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होंगे वो अल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके सबसे ज्यादा बनेंगे, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और वो अल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, तो एक एक करके सब में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एल्कीन है, देखो 2 यहाँ पे होंगे, 1 यहाँ पे होगा, तो इसमें जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, देखें तो 1 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, तो इस अल्कीन में जो हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अल्कीन में देखते हैं, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ओके 3 यहाँ पे भी होगी, 3 यहाँ पे भी होगी, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। इस अल्कीन में देखें तो 1 2 1 2, यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, सी में 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके 7 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे स्टेबल अल्कीन मिल होगी वो होगी डी अल्कीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये बिल्कुल सही है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होती है, राइट। इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप ही होता है, डायरेक्टली अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, डायरेक्टली अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एकदम सही है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन डायरेक्टली अटैच्ड टू एन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, राइट। जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम था उसमें अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमारे पास, मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन में जो रेजोनेंस होती है उसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होती है कार्बन और हाइड्रोजन वाली। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, हाइपर कंजुगेशन जो है एक परमानेंट इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन इज द परमानेंट इफेक्ट। ओके, स्टेटमेंट सेकंड, in general greater the number of alkyl group attached to a positively charged carbon atom greater is the hyperconjugation interaction and stabilization of the cation, right। जैसे ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, इसके पास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, मान लो यहाँ पे मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होगी, इसके 9 हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और ये अल्कीन क्या होगी, स्टेबल होगी। वहीं अगर मान लो कार्बोकैटायन के साथ यहाँ पे मैंने 2 ही अल्काइल ग्रुप लगाए, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इसके 6 ही हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और ये वाली अल्कीन क्या होगी, इस वाली अल्कीन से लेस स्टेबल होगी। वहीं अगर मैं एक अल्कीन लूं जिसके पास, एक कार्बोकैटायन लूं जिसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि इस 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर वाले से लेस स्टेबल होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या एकदम करेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट शो करेगा, फर्स्ट तो सिंपल अल्केन है जो कि हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता। हाइपर कंजुगेशन कौन कौन शो करता है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स। ये अल्केन्स हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेंगे। अल्कीन शो करती है, इसके पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन भी है तो ये शो करेगी। नेक्स्ट देखो, अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगी। अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन है, शो करेगी। अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन है, शो करेगा। अल्कीन है, देखो अब ये अल्कीन तो है हमारे पास, बट
अल्कीन के ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अब हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेता है। तो क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये अल्कीन जो है वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोकैटायन है, शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। नेक्स्ट देखो, कार्बन है, कार्बोकैटायन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, शो करेगा। कार्बोकैटायन तो है, बट ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, मींस इस मॉलिक्यूल में जो है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्री रेडिकल शो करती है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, शो करेगा। ये देखो, CH3 डबल बॉन्ड, ये HH बेंजीन रिंग के साथ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब इसमें ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ये क्या कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये क्या कार्बोनिल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन शो करता है? नहीं करता। कौन करता है? सिर्फ अल्कीन करती है, कार्बोकैटायन करती है और फ्री रेडिकल करती है। ये कार्बोनिल ग्रुप का हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो ये कंजुगेशन शो, हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसने हमसे पूछा विच इज करेक्ट, ए स्टेबल है कि बी स्टेबल है। अब देखो ए में क्या होगा हमारे पास, ये डब्ल्यू सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। जबकि ये अल्कीन तो यहाँ पे इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक्स जो है वो क्या होगा, ए से एक्स जो है वो वाई से क्या होगा, स्टेबल होगा। एक्स जो है वो वाई से स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, वाई हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब बी में देखें, तो बी में हमारे पास ये हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन शो ही नहीं कर रहा, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, अल्कीन है ही नहीं, तो अल्केन है, अल्केन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है, तो एक्स जो है वो वाई से ज्यादा स्टेबल होगा, तो एक्स जो है वो वाई से ज्यादा स्टेबल होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज द ओवरलैप ऑफ, हाइपर कंजुगेशन में मैंने बताया था क्या होता है, सिग्मा जो है वो पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, सिग्मा पी ओवरलैप होता है, इसलिए इसका जो नाम है वो सिग्मा पी रेजोनेंस भी होता है। ठीक है, तो पी पाई का होता है, नहीं होता है, 2 पाई नहीं, पी पाई का नहीं होता, सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल। नो, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे, सिग्मा और पी ऑर्बिटल का क्या होता है, इसमें ओवरलैप होता है, इसीलिए इसे तो सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल का ओवरलैप रहता है हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना इज पॉसिबल, हमें बताना है इनमें से किस किस में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो अल्कीन है, बट अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें, देखो ये है हमारे पास बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे। अब अनसैचुरेटेड सिस्टम ये है, अल्फा कार्बन के अब इसके पास हाइड्रोजन है 1 2 3 4, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्कीन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगी। देखो ये अल्कीन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, तो सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल। इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज अ ओवरलैप ऑफ सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे जो है CH2, यहाँ पे अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या होता है, एडिशन, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है और कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन हाइड्रोजन इज एडिड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है जब हम किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जब जो एनर्जी रिलीज होती है ना उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, तो हमें इन अल्कीन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में लगाना है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो अल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी ना,
जो अल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही लेस हीट रिलीज करेगी हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब पहले क्या करो, पहले इन अल्कीन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। अब देखो इस अल्कीन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्कीन पे 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन और इस अल्कीन पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, थर्ड सबसे स्टेबल होगी, फिर सेकंड होगी, फिर फर्स्ट होगी। ये तो रहा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये तो रहा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अब इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर रहेगा रिवर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की। जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही कम हीट रिलीज करेगी हाइड्रोजिनेशन पे। तो हमने ये निकाला अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इनकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट अल्कीन लीस्ट स्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। थर्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसकी क्या होगी, सबसे लेस होगी। ठीक है, आया समझ में कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की। जो अल्कीन सबसे कम स्टेबल होगी वो सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेगी और जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो क्या करेगी, सबसे लेस हीट रिलीज करेगी। अब ऐसा होता क्यों है, देखो हम सब जानते हैं जो मॉलिक्यूल क्या होता है, जो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है वो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास 3 अल्कीन थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिसमें से जो थर्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और फर्स्ट जो है वो लीस्ट स्टेबल है। तो जो लीस्ट स्टेबल है ये एनर्जी है, यहाँ पर ये एनर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है सबसे लीस्ट स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सेकंड यहाँ लाइक करेगी। अब थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है तो थर्ड की एनर्जी क्या रही होगी, हमारे पास सबसे कम रही होगी। ठीक है, अब जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो फर्स्ट की एनर्जी ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जबकि थर्ड पे देखो थर्ड की एनर्जी तो ऑलरेडी क्या है, कम है, क्योंकि वो स्टेबल है। तो जब इसके हाइड्रोजिनेशन करेंगे ना तो वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितनी फर्स्ट करेगा, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी प्रोफाइल में क्या है, बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा एनर्जी है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जबकि जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है। और जो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो एनर्जी थर्ड वाले मॉलिक्यूल में एनर्जी ऑलरेडी कम है तो वो हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितनी फर्स्ट करेगा, क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है इसकी, इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। तो इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है तो वो सारी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जबकि थर्ड वाले में क्योंकि ये स्टेबल है तो इसमें एनर्जी लेस है तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतनी फर्स्ट जितनी एनर्जी रिलीज कर सके, तो वो क्या करेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा हाइड्रोजिनेशन। आया समझ में। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। तो पहले क्या करो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देख लो। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या करेगा, सबसे लेस एनर्जी रिलीज करेगा, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसमें जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें इसका ऑर्डर रहेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, ये रहेगा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके नेक्स्ट में भी हमें क्या बताना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही बताना है। तो देखो इसमें इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन ही है, ये 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी स्टेबिलिटी का अल्कीन की ये रहेगा, इसकी अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये अल्कीन की स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, और इस मॉलिक्यूल में 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें ये 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो इसकी स्टेबिलिटी को, इस अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सेकंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, फिर थर्ड रहेगी और फिर फर्स्ट रहेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। ये रहेगा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। थर्ड देखते हैं। थर्ड में 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस मॉलिक्यूल में 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर थर्ड है, फिर
सेकंड है और फिर फर्स्ट है। ये तो रहा स्टेबिलिटी की बात। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑलराइट, आए समझ में? अब ये वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। पेंट 1 इन पूछे इन्होंने पहले, H3C 1 2 4 5 1 इन पूछे तो यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट है इन 4 5 पेंट 2 इन, तो पेंट 2 इन, तो 1 2 3 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे ये ब्यूट। ठीक है, CH3CH3। अब यहाँ पे होगा एक H, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इनकी अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? C B एंड A। तो इसकी हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स, A B एंड C। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 2 मिथाइल, नेक्स्ट है हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब इसमें देखो CH3 यहाँ पे होगा, CH यहाँ जाएगा, तो इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे। सेकंड है 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब इसमें देखो CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे इसके पास कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा कि सेकंड अल्कीन ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, क्योंकि इसमें 9 है इसमें 5 है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स। ये देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 इन, यहाँ पे लगे होंगे 2 हाइड्रोजन, तो इसके पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसके पास कितने नंबर ऑफ है? CH3 CH2, इसके पास है 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड अल्कीन जो है फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है, नेक्स्ट इसमें है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस और ट्रांस में। अब हम सब जानते हैं कि जो ट्रांस अल्कीन होती है वो सिस अल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है। ट्रांस अल्कीन सिस अल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स। सिस की हाइड्रोजन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या रहेगी? ट्रांस से ज्यादा। विच आइसोमर हायर? हायर किसकी होगी? सिस की। तो ए फर्स्ट है, तो आंसर रहेगा ए फर्स्ट। ऑलराइट, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो देखो क्या होगा, हमें बताना है। अब ये हमारे पास अल्कीन है, अब इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस भी बन सकता है और एक ट्रांस भी बन सकता है, राइट? समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्कीन क्या होती है हमारे पास, जैसे ये मैं एनर्जी प्रोफाइल बना रही हूँ, ठीक है। हम सब जानते हैं कि सिस अल्कीन क्या होती है हमारे पास? लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस अल्कीन। क्यों? क्योंकि सिस में हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ये है मेरे पास सिस अल्कीन, राइट। वहीं इसका ट्रांस क्या रहेगा? इसका ट्रांस रहेगा ये, राइट। अब क्योंकि सिस अल्कीन में ये दोनों बल्कि ग्रुप कहाँ होते हैं? सेम साइड में होते हैं, तो इनके बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है। रिपल्शन होती है जिसकी वजह से ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है ट्रांस के कंपैरिजन में। तो अनस्टेबल होता है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी? हाई रहेगी एज कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक है। तो मान लो ये एनर्जी है, तो यहाँ पे अगर सिस है तो ट्रांस की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, राइट। अब जब मैं इनकी हाइड्रोजनेशन करूंगी सिस और ट्रांस की, तो दोनों केस में मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो दोनों केस में मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे मैं सिस की करूँ या ट्रांस की करूँ, राइट। दोनों केस में मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मान लो जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो मिला मुझे ये। प्रोडक्ट की एनर्जी और भी कम होगी। मान लो इस प्रोडक्ट की एनर्जी है मेरे पास 10, सिस की एनर्जी हाइयर होती है, मान लो सिस की एनर्जी है 50 और यहाँ पे ट्रांस की एनर्जी है 20, ठीक है। अब ये बना प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट बनाने में क्योंकि हमें दोनों ही केस में, चाहे मैं सिस की करूँ ट्रांस की करूँ, क्या मिल रहा है? हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी दैट इज 10। अब देखो, जब सिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसने कितनी एनर्जी रिलीज करी? इसने एनर्जी रिलीज करी 40, क्योंकि इसकी 50 है इसकी 10 है, तो इसने 40 एनर्जी क्या कर दी होगी? रिलीज कर दी होगी। यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ, मीन्स इसने एनर्जी रिलीज करी है। वहीं ट्रांस वाले ने कितनी एनर्जी रिलीज करी होगी? ट्रांस वाले ने एनर्जी रिलीज करी होगी 10, ठीक है। तो सिस और ट्रांस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कितना डिफरेंस था?
30 का डिफरेंस रहा, इसने 40 रिलीज करी। एनर्जी जो रिलीज होती है उसे ही हम बोलते हैं ना, हाइड्रोजनेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी 40, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी 10। तो सिस और ट्रांस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में डिफरेंस कितना रहा? 30। ठीक है, वहीं अगर क्या हो जाए, जैसे ये तो लिया मैंने फर्स्ट केस, ठीक है, अब सेकंड में देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे H को रिप्लेस कर दिया किससे? मिथाइल से। यहाँ पे CH3 था, CH3 को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारे पास है CH3, CH3, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, ये है मेरे पास H, यहाँ पे होगा मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, और यहाँ पे मेरे पास H, ये तो होगी सिस फॉर्म। वहीं इसकी ट्रांसफॉर्म क्या रहेगी? इसकी ट्रांसफॉर्म रहेगी कुछ इस तरह से, मिथाइल, 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 और यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बल्कि ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इसके बीच में रिपल्शन क्या होगी? और ज्यादा होगी फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, जो एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे करवाया उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, H3 ग्रुप था, यहाँ पे H को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। तो अब इस सिस में रिपल्शन क्या होगी? और ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी। और ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बल्कि ग्रुप आ गया, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगी? और ज्यादा होगी, जबकि ट्रांस के केस में इतनी नहीं होगी। अब इसमें रिपल्शन और ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिपल्शन और ज्यादा होगी तो सिस की एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा, राइट? क्योंकि सिस की एनर्जी क्या होगी? और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब देखो, अब पहले जहां सिस की एनर्जी क्या थी, ये मान लो ट्रांस है, ट्रांस की एनर्जी, ट्रांस में तो सेम ही रहेगा, एनर्जी सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांस में तो रिपल्शन हो ही नहीं रही है, ये बल्कि ग्रुप का है अपोजिट साइड में, इनमें तो रिपल्शन हो ही नहीं है, तो ट्रांस की एनर्जी तो सेम रहेगी। बट कि सिस के केस में क्या हुआ, रिपल्शन और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, इसमें रिपल्शन बढ़ गई जिसकी वजह से वो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज कर जाए। तो जब यहाँ पे फर्स्ट केस में जहाँ सिस की एनर्जी 50 थी, वहीं अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। प्रोडक्ट की एनर्जी दोनों केस में सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी सेम 10। तो अब सिस ने जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसने कितनी एनर्जी रिलीज करी? -90। जबकि ट्रांस ने कितनी एनर्जी रिलीज करी? 10। तो अब इस केस में सिस और ट्रांस के बीच में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कितना डिफरेंस है? फर्स्ट केस में कितना था? 30 का। सेकंड केस में कितना आ गया? 80 का। तो इसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर विल बी मैक्सिमम। सिस और ट्रांस आइसोमर की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम किस में होगा? तो मैक्सिमम उसमें होगा जैसे जैसे हम, जो हमारे पास ये, हम इनके यहाँ पे जो है बल्कि ग्रुप लगाते रहेंगे तो सिस की एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज करती रहेगी, और जिसकी एनर्जी क्या करती रहेगी, ज्यादा इंक्रीज करती रहेगी, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्या होता रहेगा, मैक्सिमम होता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल लेके समझाया। ठीक है, वहीं अब थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में इन्होंने क्या किया, थर्ड केस में इन्होंने दोनों जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिए, जैसे मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। अब डबल बॉन्ड सी, मिथाइल, 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 और यहाँ पे H और H। अब देखो, अब दोनों तरफ बल्कि होगी तो इसमें रिपल्शन क्या होगी, और ज्यादा होगी, सेकंड वाले से भी ज्यादा होगी, तो सिस की एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो सिस की एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। मान लो अब सिस की एनर्जी होगी 150, जबकि ट्रांस में तो अपोजिट साइड पे होता है, तो इसमें तो इतनी रिपल्शन होगी नहीं, तो ट्रांस की एनर्जी है सेम, ये हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी। अब सिस अपनी जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 140, जबकि ट्रांस कितनी कर रहा है, 10। तो अब इनके बीच में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस कितना रहा, 130। तो देखो, फर्स्ट केस में जहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस था दोनों में 30, सेकंड में था 80, थर्ड में क्या हो गया, 130। तो इन्होंने पूछा मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा सी में। तो जैसे जैसे हम क्या करते रहते हैं, इन ग्रुप को बल्कि बनाते रहते हैं, ये साइड में जो हमारे पास डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप है, वो जैसे जैसे उनकी बल्कीनेस क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, जिसमें रिपल्शन बढ़ेगी, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और उसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस दोनों में क्या बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा सिस और ट्रांस में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, हमसे पूछा है विच वन ऑफ दिस पेयर ऑफ आइसोमर गिव हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये है हमारे पास सिस, ये है हमारे पास ट्रांस। तो हम सब जानते हैं सिस अल्कीन क्या होती है, लेस स्टेबल होती है ट्रांस से, तो सिस क्या देगी हमारे पास, हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगी। तो सिस फर्स्ट है, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ विल गिव हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सिस ही हायर देगा, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास। तो विच हायर, सेम क्वेश्चन है,
ये हमारे पास कौन सा है, सिस है, ये हमारे पास ट्रांस है। तो ट्रांस एल्कीन हमारे पास स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिस, तो सिस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या रहेगी, ज्यादा। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप लगे हुए हैं वो जहां पर बल्कियर होंगे वहां पे दोनों के बीच में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सीओईटी ग्रुप लगा हुआ है, सीओईटी हम सब जानते हैं फिनाइल ग्रुप क्या होता है, सीओईटी ग्रुप से बल्कियर होता है। तो जहाँ पे दोनों तरफ बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो उस केस में सिस की एनर्जी क्या होगी, हाइयर होगी। तो वो दोनों के बीच में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस भी क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑलराइट, अब हमारे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है क्या है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, तो करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अरेंज करना है, क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, अल्कीन की स्टेबिलिटी से रिवर्स रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो क्या करेंगे, अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर अल्कीन की स्टेबिलिटी से रिवर्स होगा। अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में देखते हैं कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे है, डबली बॉन्डेड कार्बन के सराउंडिंग अल्फा कार्बन, 2 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी होंगे 1 2, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5। इसमें हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में देखते हैं, दो यहाँ पे होंगे, दो यहाँ पे होंगे और होंगे नहीं। इस कंपाउंड में हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हो रही है ना, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जेड वाले में देखते हैं, दो यहाँ है, दो यहाँ होंगे, दो यहाँ भी होंगे, उसके बाद ये वाले भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, जेड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर एक्स है एंड देन वाई है, राइट। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, रिवर्स वाई एक्स एंड जेड। देखो कहाँ गिवन है, वाई एक्स एंड जेड। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तीन तीन तीन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा, सॉरी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 बनेंगे, 3 बनेंगे। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ये, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर रहेगा ये, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये वाले हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गए ना, मैंने बना के भी दिखाए थे, बेंजीन रहता है ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है समझ में। इसका मैंने एग्जांपल भी करवाया था, ये अल्काइल बेंजीन का है। क्या करते हैं, ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे दो तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, एक हाइपर कंजुगेशन से और एक इंडक्टिव इफेक्ट से। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से क्या रहता है, स्ट्रॉन्गर रहता है। और इससे रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चन भी किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन हाइपर कंजुगेशन द एटम इन्वॉल्व्ड इज अल्फा हाइड्रोजन, राइट, अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच इज करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी को ऑर्डर बताने क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखेंगे 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है ना, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस कंपाउंड में 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 एंड 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल हो हमारे अल्कीन होगी हमारे पास सेकंड, फिर होगी हमारे पास फोर्थ, राइट। अब हमें देखना है फर्स्ट और थर्ड में से, तो इन दोनों में कैसे देखेंगे, मैंने क्या बताया था, जब भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या आ जाए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए, तब हम अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं कि जिस भी कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो अल्कीन क्या होगी, स्टेबल होगी। इसमें देखो एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इस अल्कीन में एक कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो थर्ड अल्कीन हमारे पास क्या रहेगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी फर्स्ट से। तो ये रहेगा हमारे पास अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और इसका रीजन भी जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट, थर्ड, ओके, सॉरी सेकेंड फोर्थ थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो
सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑल द इफेक्ट नेमली इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। तो हमें बतानी है, हमें 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, हमें बताने हैं इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इन तीनों इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। CH3Cl हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, कौन कौन करता है, कार्बोकेटाइन करता है, फ्री रेडिकल करता है और अल्कीन करते हैं, तीनों ही नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। ये हाइपर कंजुगेशन शो कर देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर देगा, CH3 ग्रुप है, बट क्या मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक के लिए हमने पढ़ा था, हमारे पास कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, इसमें कॉन्जुगेशन है, नहीं है, तो ये मीजोमेरिक शो नहीं करेगा। इसकी बात करें तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास सल्फा हाइड्रोजन ही है। डबली बॉन्डेड के साथ वाला हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, तो ये भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। ऑलराइट, अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ देखो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, करेगा क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेटिव तीनों तरह की इफेक्ट जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो थर्ड जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा हाइपर कंजुगेशन टॉपिक जो है वो खत्म होता है। मैंने टॉपिक भी समझाया, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए। आई होप आप लोगों को जो है हाइपर कंजुगेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलराइट, तो तब के लिए थैंक यू एवरीवन।